क्यों हैं सूरज के 7 घोड़े? क्यों नहीं 6 या क्यों नहीं 8? भगवान शब्द भगवान क्यों बनाया, उसके पीछे भी कारण था। जो धर्म है वो विज्ञान है, जो विज्ञान है वो धर्म है। कि तुम योग करोगे तो हिंदू हो जाओगे। पतंजलि के रिसर्च डिवीजन का दृष्टिकोण क्या है? उत्पाद के लिए निर्माणशाला ही नहीं है, ये तो दूसरों से बनाते हैं। यू आर बास्ड इन आयुर्वेदा। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो विधा के साइंटिस्ट हैं उनको आयुर्वेद पर भरोसा नहीं है, पर ज्यादातर लोग आपको भयभीत करेंगे। सैकड़ों रोगियों के हमारे पास डेटा है कि जो डायलिसिस इनका बंद हो गया, जिसकी 60 यूनिट इंसुलिन चल रही। टाइप 1 डायबिटीज जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी इंसुलिन खत्म हो जाती है, छूट जाती है, ठीक हो जाते हैं। आप कभी वीडियो गेम खेले? वीडियो गेम में तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। कई लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ तुम्हारी उम्र कितनी हो गई, तो बताते जी मैं तो 42 साल का हूँ जी, 40 साल का हूँ। जब मैं देखता हूँ बिल्कुल उनके शरीर को ऐसा लगता है 60-70 साल के बुजुर्ग से मिल रहा हूँ। आयुर्वेद को और मॉडर्न साइंस को एक साथ ला के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। आयुर्वेद कभी भी औषधि खाने की बात नहीं करता। Hi guys, my name is Urmila Putra Akshat Gupta. I'm a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. हम एकलौती ऐसी कौम हैं जो विज्ञान को बचपन से अपने पूर्वजों के वक्त से लेके चल रहे हैं। जब बाकी देश और बाकी बहुत सारी कौम इस बात पे झगड़ा कर रहे थे कि विज्ञान और रिलीजन, साइंस और रिलीजन एक है या अलग अलग है, एक तरफ है या एंटी है, एक दूसरे के खिलाफ है। उस समय भी यहाँ के सारे पंडित, सारे पूर्वज मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जितने भी और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ चल रहे थे। इसीलिए हम इतने गर्व से आज तक कहते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जो साइंस में आई वो हमसे आई है। उदाहरण के तौर पे आज साइंस हमको पढ़ाता है प्रिज्म। एक तरफ से सूरज की रोशनी घुसती है और दूसरी तरफ से 7 रंग दिखते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, आपको पता ही होगा। हमारे पूर्वजों को इस बात की समझ उस समय भी थी, इसीलिए सूर्य देव के जो घोड़े हैं ना वो 7 हैं। जबकि आप जब रथ के बारे में सोचते हैं तो उसमें घोड़े हमेशा इवन नंबर में होते हैं, 2, 4, 6। क्यों हैं सूरज के 7 घोड़े? क्यों नहीं 6 या क्यों नहीं 8? क्योंकि आपके और मेरे पूर्वजों को उस समय भी पता था विज्ञान के बारे में। उनको पता था कि सूर्य के 7 किरण रथ के घोड़े बन के पृथ्वी तक सूर्यदेव को लेके आते हैं। हमारा जितना पुरातन ज्ञान है उसको फिर से समेटा जा रहा है एक रिसर्च सेंटर में, जहाँ मैं अभी बैठा हूँ। और जिस व्यक्ति के साथ में बैठा हूँ उनका नाम है आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि के सर्वे सर्वा। और आज हम जो बातें करने वाले हैं वो हम आचार्य बालकृष्ण जी से करने वाले हैं, इस विषय में कि कैसे रिसर्च के माध्यम से पूरा पौराणिक ज्ञान हम आज के मॉडर्न साइंस के समय में उसको वैलिड बना रहे हैं, और कैसे आज भी वो पूरा साइंस जो आपके और हमारे पूर्वजों ने उस समय दे दिया था, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हम भूल गए, बहुत सारी चीज़ें छूट गईं, उन सब चीज़ों को वापस लाने का काम जो व्यक्ति कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उनके साथ बैठा हूँ। भैया प्रणाम। आपको भी प्रणाम। तो आइए शुरू करते हैं। चंद सवाल होंगे जिसके कारण आपको, मुझे और इसको सुनने वाले हर किसी को ये समझ में आएगा कि हम उस समय भी प्रमाण के साथ खड़े थे और आज भी प्रमाण के साथ खड़े हैं। जैसे कि भगवान शब्द, बाकी सारे रिलीजन में आप जाएंगे तो कोई फुल फॉर्म नहीं बता पाएगा। हमारे पूर्वज उस समय भी इतने बुद्धिजीवी थे कि उन्होंने भगवान शब्द भगवान क्यों बनाया, उसके पीछे भी कारण था। क्यों नहीं उन्होंने सगवान, लगवान, भगवान, नगवान बना दिया? भगवान ही क्यों? क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा से अग्नि और न से नीर मतलब पानी। जो शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने वश में करे वही मेरा भगवान। तो हर वो चीज़ जो आज आप और मैं नहीं समझते हैं उसके पीछे लॉजिक है, और उन सारे लॉजिकल प्रूफ्स के साथ जो रिसर्च सेंटर हमारे पुराने सारे पुरातत्व ज्ञान को फिर से जीवित करने का काम कर रहा है, उसके सर्वे सर्वा का इस पॉडकास्ट पे स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने। भगवान, भग शब्द ऐसे ऐश्वर्य के लिए होता है संस्कृत के अनुसार। और हमारा जो संस्कृत साहित्य है या जो भाषा है या लिपि भी, यदि आप देखेंगे देवनागरी जो लिपि है उसमें भी बहुत विज्ञान है। दुनिया में इकलौती भाषा संस्कृत ऐसी है जिसके हर एक उच्चारण के पीछे विज्ञान है, हर एक स्थान को जहाँ से उच्चारण करते हैं। और हर एक जो अक्षर है, मात्रा है, इसको बनाने के पीछे भी शब्द, धातु और हम जो अलग-अलग शब्दों का जो निर्माण करते हैं, जो उसका जो मूल है, ओरिजिन है,
वो भी अर्थवान है। तो इस तरह से हर एक चीज़ में, जिसको अभी आप विज्ञान कह रहे थे ना, विज्ञान वस्तुतः आज हमने ऐसा मान लिया है, विज्ञान अलग है, धर्म अलग है। वो दोनों चीज़ अलग नहीं है, जो धर्म है वो विज्ञान है, जो विज्ञान है वो धर्म है। धर्म वस्तुतः वह आचरण का एक अंग है, और विज्ञान वस्तुतः वह ज्ञान का पार्ट है। विशेष ज्ञान विज्ञान है, धारणा धर्म इत्याहु, जो धारण किया जाए वो धर्म है। करेक्ट। कुल मिला के हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के एंटी नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हैं। और यही सब चीज़ को प्रमाणित करते हुए एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर डाला हुआ है आपने भैया, जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयों से लेके वेलनेस प्रोडक्ट से लेके स्किन केयर से लेके और घी और पता नहीं हर वो चीज़ जो इंसानी शरीर के काम की हैं, उन सब पे शोध भी किया जा रहा है और उन सबको मार्केट में दूसरों के उपयोगिता के लिए लाया भी जा रहा है। ये जो पूरा सोच है, जो पूरा थॉट है, पता नहीं कितने साल पहले आपके पास आया होगा, सोचा होगा आपने, लेकिन इसके पहले भी कई लोगों ने ये करना चाहा होगा। आप इसमें सफल कैसे हुए? श्रद्धेय स्वामी जी, और हम दोनों ही व्यक्ति, पूरा देश दुनिया भी जानता है अब तो, हमारी जो पृष्ठभूमि है, न तो पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी जो व्यापार उद्योग और इस तरह के कार्यों को समझती और जानती हो, नहीं हमारी एजुकेशन की पृष्ठभूमि ऐसी थी। क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ाई करी है, मूलतः हमने शास्त्रों को पढ़ा, वेद उपनिषद दर्शनों को पढ़ा, हमने योग को पढ़ा, हमने आयुर्वेद को पढ़ा। पर हमने उस आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज जो अनेक निमित्त बने हुए हैं, अनेक आज उत्पादन के माध्यम से, प्रोडक्ट के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से, यह हमारा एजुकेशन के पार्ट नहीं, यह हमारा संकल्प का पार्ट था। जब हम हिमालय में थे, जब हम साधना कर रहे थे, उसी समय पर श्रद्धेय स्वामी जी और हम, लगभग आज से 35-36 वर्षों से हम साथ में हैं। तो उस समय पर एक भाव था कि हमें आध्यात्मिक मार्ग में चलना है। उस आध्यात्मिक मार्ग में हमें धर्म के नाम पर जो ढकोसले हैं, आडंबर हैं, पाखंड है, दिखावा है, उसका आलंबन हमको नहीं लेना है। जो हमारा विज्ञान है धर्म के पीछे, जो सनातन के पीछे जो उसका जो सत्य है, सनातन की जो शक्ति है, सनातन का जो यथार्थ स्वरूप है, उस स्वरूप को आधार बनाना है। यह सोच करके हमने योग और आयुर्वेद को आश्रय माना। और इसमें भी विशेषता यह है कि योग और आयुर्वेद, कई बार बीच में लोगों ने योग को विशेष करके संप्रदाय से जोड़ने का प्रयास किया, कि जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी में, मुस्लिम्स कम्युनिटी में एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया गया कि तुम योग करोगे तो हिंदू हो जाओगे। हमने इस बात को पुरजोर ढंग से दुनिया के सामने रखा कि योग करने से व्यक्ति का पूजा पाठ की पद्धति या मजहब नहीं बदलता। योग करने से जो इंसान इंसान बन जाता है, जो हमारे अंदर की जो खोई हुई इंसानियत है, वो दोबारा प्राप्त होती है, और उस इंसानियत के साथ में हमें सुंदर स्वास्थ्य मिलता है। यह बात सही है। इस बात के लिए हमें गर्व करना चाहिए कि योग आयुर्वेद के जो प्रणेता थे, जिन्होंने उसका अनुसंधान किया, आविष्कार किया, ये दुनिया को जो दी, जिनका देन है, वो ऋषि महर्षि, सनातन परंपरा के ऋषि महर्षि थे। परंतु उन्होंने सिर्फ सनातनियों के लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए दिया। ये हम क्यों भूल जाते हैं? देखिए, सनातन में प्रार्थनाओं में कभी भी आप देखोगे, कहीं पर भी मैं सुखी हूँ, या मेरी जाति सुखी हो, मेरा कुटुंब सुखी हो, मेरे प्रांत वाले सुखी हो, मेरे मजहब वाले सुखी हो, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है। बाकी संप्रदाय में ऐसा नहीं है। सनातन में और बाकी संप्रदाय में जो बेसिक फ़र्क है, जो हमको बताना, सिखाना और समझाना ये ज़रूरी है, हम ही हैं जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये कौन कहता है? ये हम कहते हैं। दूसरा कौन सा संप्रदाय वाला कहता है? कोई नहीं कहता है, पहली बात। दूसरी बात, ग्लोबलाइजेशन की बात थी, कहती है हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। अरे हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन से भी बहुत आगे की बात थी। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, जिसके हृदय में उदारता हो, जो सनातन में जीने वाला हो, वो सारा संसार, संसार को हम मार्केट में हम परिवार मानते थे। लोगों ने पहले तो सीमाएं बांधी, बाद में वो जो सीमाएं खोली तो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन में मैं अधिकार करूं दूसरे देश में, मैं अधिकार करूं दूसरे लोगों के ऊपर। क्या हुआ वेनेजुला में? अभी तो घटना घटित हुई ना,
बिल्कुल। अधिकार की बात है। दूसरे पर ये ना कहना प्रकार है ना, जो मेरे पास शक्ति है, जो मेरा सामर्थ्य है, उसके द्वारा मैं दूसरे को पीड़ा दूँ, ये भावना हमारी संस्कृति नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ हमने संस्कृति का विस्तार किया, हमने राज्यों का विस्तार किया प्राचीन काल में। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि सारे लोग देश में आए। मैं कहता हूँ कि हम भी दुनिया में पहुँचे थे, पर वह युद्ध से नहीं, प्रेम से, अपने सामर्थ्य से, विद्या कौशल से, बुद्धि कौशल से और विविध तरह के ज्ञान विज्ञान के माध्यम से हम पूरी दुनिया में पहुंचे। इसीलिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि जब हमने कैसे शुरू किया, शुरू इस तरह से किया। हमारे मन में भावना थी कुछ देने की, हमारे मन में चाहत थी कि हम सनातन और वैदिक जो मूल्यों की, ऋषियों की चीजों को लोगों तक पहुंचाएं। तो योग और आयुर्वेद दो ही चीज, उसमें तो देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम तो 2 ही चीज़ लेकर के चले थे। उन चीज़ों ने आज पतंजलि का यह व्यापक और बृहद रूप दुनिया के सामने पहुँचा दिया। अब ये बताइए भैया कि पतंजलि के रिसर्च डिवीज़न का दृष्टिकोण क्या है? कहाँ ले जाना चाह रहे हैं हम, और ये जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च और जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको एक साथ लेके आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? देखिए, जब हम लोगों ने थोड़े से उत्पाद वगैरह बनाने शुरू किए, पहले तो सबसे पहले ये षड्यंत्र प्रोपेगेंडा किया गया। हम लोग यदि कहें कि दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य बताओ जो जीवन भर षड्यंत्रों के शिकार के रास्ते से ही निकला हो, तो श्रद्धेय स्वामी जी सबसे अग्रणी दिखाई देंगे और उसके पीछे-पीछे मैं दिखाई दूँगा। क्योंकि मैं तो सब जगह साथी और सहयोगी रहा हूँ। तो हमने जब सेवा करनी शुरू करी, सबसे पहले क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि कुछ-कुछ उत्पाद बनने शुरू हो गए, जबकि हमने फार्मेसी पहले बनाई थी। उत्पाद बाद में बनाने शुरू करे थे, तो लोगों ने ये फैलाना शुरू करा कि इनके पास तो बनाने के लिए उत्पाद के लिए निर्माणशाला ही नहीं है, ये तो दूसरों से बनाते हैं। सबसे पहला ये षड्यंत्र, ये गुणवत्ता को लेकर के प्रश्न तो आपको मैं कभी बताऊँगा। हमारे यहाँ तो जो नूडल्स हमने बनाए, एक भाई साहब दिखा रहे हैं पके हुए नूडल्स के अंदर में, बोले देखो ये नूडल्स पका, पकने के बाद में इसके कीड़े चल रहे हैं। तो मेरे को पहले तो कष्ट भी हुआ कि कितने हम षड्यंत्रों के स्वाभाविक है। उसमें होंगे, पर बाद में हंसी भी आई। मैंने कहा ये तो पतंजलि के नूडल्स में ही हो सकते हैं, पकने के बाद में भी कीड़े जो है चलते हुए दिखाई दे। यदि नूडल्स पकेगा तो कीड़े भी तो पकेंगे, सही बात है। पर हमारे यहाँ पकते नहीं है, नूडल्स पकता है, कीड़े फिर उसके ऊपर चलते हैं। हाँ। तो ये पतंजलि के नूडल्स में हो सकता है। इसी तरह से हमारे घी तेल को लेकर के जी। लोगों ने कहा कि घी में फंगस, फंगस तो तब आएगा ना जब उसमें पानी या कोई घी और तेल कितना भी पुराना हो जाए, कभी फंगस नहीं आता। तो ये पतंजलि में आ सकता है। तो ये चीज़ों का अलग-अलग तरह के षड्यंत्रों को हमने सहन किया, तो शुरू-शुरू में ये प्रचारित किया गया कि इनके जो फार्मेसी है दूसरों से दवाई बनाते हैं। फिर हमने सब फार्मेसी दुनिया को दिखाई, फिर बंद हो गया। बोले इनके पास जो है रिसर्च के लिए तो कोई रिसर्च की जगह ही नहीं है, ये कैसे प्रोडक्ट बनाएँगे? फिर हमने इतना बड़ा रिसर्च लैब दिखाया, तो लोगों के पास उसके लिए भी उत्तर नहीं था। तो धीरे-धीरे करते हमने देखा कि आयुर्वेद उस समय का एक संपूर्ण विज्ञान है, वैज्ञानिक पद्धति है। पर वर्तमान समय के हिसाब से उसको मैं यदि सिंपल भाषा में कहूँ, तो दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको फ़ॉलो करते उससे हुए, मैच करना। उसके मैच करते हुए, उन प्रोटोकॉलों को लेते हुए हम काम करें। और इस बात को कहते हुए हमें खुशी है कि पूरी दुनिया में, क्योंकि हम बात देश की, प्रांत की या क्षेत्र की नहीं करते हैं, हम बात करते हैं विश्व की। या तो हम मीट करते हैं या तो हम बीट करते हैं, उस लेवल की हम बात करते हैं कि बायोसेफ्टी लेवल 3 लेवल का रिसर्च लैब हमारे पास है। 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट आज पतंजलि में काम कर रहे हैं। और इस विज्ञान का भी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की आपने बात करी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाना वो एक पार्ट है, पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कैसे बने? उसके लिए पहली प्रक्रिया है कि हमारे प्राचीन काल से लेकर के आज तक जितने ग्रंथ हैं, जितने शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में क्या लिखा है? आज आप शास्त्र पढ़ते हो, आप ट्रांसलेशन पढ़ते हो, जी। अनुवाद पढ़ते हो, करेक्ट। तो वो अनुवाद कहीं तो सही है, कहीं पर अधूरा है। कहीं-कहीं डाइल्यूट हो जाता बहुत सारी जगह पर जो उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, पांडुलिपियाँ अधूरी थी। पहले तो छपा नहीं जाता था, लिखा जाता था। है। जी। किसी ने पांडुलिपि ली, लिपिकार, वो विद्वान नहीं होते थे।
वो लेखक होते थे। एक लेखक वो होता है जिसको राइटर जो उसको बोलते हैं, एक होता है उतारने वाला, जी। कॉपी पेस्ट करने वाले। तो उतारने वाले भी कई बार त्रुटि कर देते थे। तो एक-एक पुस्तक के लिए, एक-एक ग्रंथ के लिए हमको आज पूरी टीम रख कर के हमको काम करनी पड़ती है। वो काम पतंजलि कर रहा है। तो हम तो काम कर रहे हैं शास्त्रों के ऊपर, उसके बाद में फिर हम उसको लिखने का काम, संपादन का काम, तो एक हो गया शास्त्र के माध्यम से। दूसरी चीज़ आती है कि उनमें जो लिखी हुई जड़ी-बूटियाँ, वनस्पतियाँ, पूरी दुनिया में क्या-क्या वनस्पतियाँ, देश में क्या-क्या वन यदि आप पौधों को नहीं पहचानते हो, तो आप करोगे क्या? दुर्भाग्य से ये आपको आज कई चीज़ मैं जानकारी देने वाला हूँ, जो आप बाकी लोगों को और भी ज्ञान देना। आज तो ज्ञान लेंगे ही, बाद में भी देना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक सत्य को कई बार बोलना ज़रूरी होता है। एक झूठ को कई बार बोलने से लोग सच उसको सत्य की तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो जड़ी-बूटियों में आयुर्वेद के ग्रंथों तक में लोगों ने, विद्वानों ने ये कहना शुरू करा कि यह पौधा संदिग्ध है, यह पौधा अनुपलब्ध है। तो कोई औषधीय पौधा यदि मेरी पहचान में नहीं आया, मैंने उसको कहा संदिग्ध है, डाउटफुल है। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। पौधा छद्म रूप धारण नहीं करता। पौधे जो है ना अंदर बाहर से अलग नहीं होता, हम होते हैं। तो ये संदिग्ध मेरा नॉलेज है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इनोसेंस इज ब्लिस, की जो समझ में नहीं आया उसको संदिग्ध बोलते हाँ, तो हमको हम अपने नॉलेज को बढ़ाएँ ना, हमने तो पौधों को भी संदिग्ध बना दिया था। फिर दूसरा काम हमने कहा अनुपलब्ध, अनुपलब्धता किस सेंस में? मुझको नहीं मिला इसलिए? या मेरे एरिया में नहीं है इसलिए? मेरे पहुँच तक नहीं है इसलिए? या दुनिया में नहीं है इसलिए? ये बहुत कौन बड़ा बताए किसी को? तो हमने ऐसे बाँट दिया। यानी अपनी अज्ञानता को, अपनी ज्ञान की सीमाओं को छिपाने के लिए हमने हर चीज़ को ऐसी व्याख्या करनी शुरू कर दी थी। हमने कहा नहीं हम काम करेंगे। हमने जितने भी निघंटु थे, आयुर्वेद में निघंटु कहते हैं जिसमें जड़ी-बूटियों का वर्णन होता है। उन सारे निघंटुओं को 5-6 निघंटु ही थे जो छपे हुए थे तब तक। हमने ढूँढना शुरू किया मैन्युस्क्रिप्ट। हमारे पास 32 निघंटु हैं आयुर्वेद के। उनको हमने ढूँढा, उनका शोधन का काम, एक-एक नाम को इतनी गहराई से हमें पूरी टीम बनाई, विद्वानों को इकट्ठा किया, स्वयं भी लगे, रात-दिन स्वयं लगना पड़ता है। यदि आपका विज़न और मिशन है, तो आप साथ नहीं लगोगे तो टीम गति नहीं करती नहीं है, होता है तो सर। लगना पड़ता है। हमने काम किया, करने के बाद में उन औषधीय वनस्पतियों का काम करते-करते मुझे लगा कि शास्त्रों में तो अथाह ज्ञान है, उसके बाहर भी ज्ञान है। फिर हमने जितने भी जो क्लासिकल मेडिसिन है, उसके ऊपर हमने काम किया। फिर हमने ट्रेडिशनल परंपरागत औषधि थे, उस पर काम किया। फिर उसके बाद फिर हमको लगा कि ये तो देश की बात हुई, पौधे तो विदेशों में भी हैं औषधीय पौधे। हमने कहा विदेश के पौधों को भी इकट्ठा करो। हमने उन पौधों को भी इकट्ठा किया, फिर उसके ऊपर काम किया। पर मैंने काम करते समय मुझसे एक छोटी-सी गलती क्या हो रखी थी, मैंने 3 लिस्ट बना लिए थे ए टू जेड। जी। क्लासिकल मेडिसिन ए टू जेड, ट्रेडिशनल मेडिसिन ए टू जेड, जो फॉरेनर्स मेडिसिन है, फॉरेन के मेडिसिन है वो ए टू जेड। 3 लिस्ट बना कर के मैंने पूरी ग्लोसरी बनाई। ग्लोसरी बनाने के बाद में मैं विश्व के लिए वैसे तो बड़ा काम था, नया काम था, पर जब हमने उसको मैंने कई विद्वानों को दिखाया, तो हमको बहुत अच्छा भी लग रहा था कि हमने वो काम कर दिया। तो ऐसा हुआ कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू गार्डन एडनबरा में एक मार्क वाटसन करके एक बड़ा बॉटनिस्ट है। अच्छा। तो मैंने उसको भेजा कि मैंने भी हमारी इसको देखो, तो बहुत खुश हुआ, पहले से थोड़ा संपर्क में था। तो उनने लास्ट में ईमेल में बड़ी गीत गाए प्रशंसा करी, लास्ट में लिखा यू आर बाज्ड इन आयुर्वेदा, कि बोला पौधे कोई देशी-विदेशी नहीं होते, पौधे तो पौधे होते हैं। पौधे होते। तो मेरे को झटका तो लगा, पर मेरे लिए कठिन था कि इतने परिश्रम से एक चीज़ को सजाया था, पर मैंने हिम्मत करके कहा, मैंने कहा हमको चैलेंज करता है? मैंने कहा लो, फिर से इसको करें। सब मिला दो, इसको खिचड़ी बना दो। मैंने एक ही लिस्ट बनाई ए टू जेड। मैंने देशी-विदेशी से बाहर निकल जाओ, सारी धरती के पौधों के ऊपर काम करेंगे। तो हम लोगों ने वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, पूरे वर्ल्ड में 3,60,000 प्लांट्स बायोडायवर्सिटी थे, अभी बढ़ करके लगभग 3,80,000 हो गए हैं पूरी दुनिया में। उनमें से मैंने 50,000 ऐसे पौधे छाँटे, जो पूरे धरती के अंदर, उसकी चेक लिस्ट बनाने में भी हमको कई वर्ष लगे, सैकड़ों की टीम लगी, हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, कोई सरकारी फंड से नहीं, किसी के बापू के दिए हुए पैसे से नहीं।
सिर्फ और सिर्फ से हम जो भी करते हैं पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ से जो भी हमको मिला, उस पैसे में से पूरी साइंटिस्टों को टीम बैठाई, पूरी टीम को बैठा करके, सब लोगों को लगा करके हमने काम किया। काम करने के बाद में हमने धीरे-धीरे लिस्ट बनाते हुए लगभग दुनिया के 2000 से ज़्यादा ट्राइब्स, जनजातियाँ, पूरे वर्ल्ड के 965 हीलिंग प्रैक्टिसेस, पूरे वर्ल्ड के, और ट्रीटमेंट सिस्टम 9 ट्रीटमेंट सिस्टम, जो ग्रीक है, इजिप्शियन है, चाइनीज है, तिब्बतियन है, कोरियन है, जापानीज है, और हमारा आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी, 9 पद्धतियाँ। दुनिया के अंदर परंपरागत चिकित्सा की 9 पद्धतियाँ हैं। उन सब पद्धतियों को लेकर के हमने सब खंगाल डाला, पूरी टीम लगा डाली। हमको लगातार काम करके लगभग 20 वर्ष लगे। 20 वर्ष, सैकड़ों वैज्ञानिक, और कितने रात जागे, जी। कितनी पहाड़ियों में हमने धक्के खाए, धरती के कितने देशों में हम गए, कितने लाइब्रेरियों में हमने खाक छाने, इंटरनेट पर सारा एक एक कोने को सर्च कर मारा, रिसर्च के एक एक एविडेंसेस को इकट्ठे कर मारा, पर भगवान की कृपा से पहली बार जो दुनिया में किसी ने काम नहीं किया, वह काम वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में 109 वॉल्यूम में 1,25,000 पृष्ठों में वह काम पतंजलि ने किया। हमको गर्व की अनुभूति होती है। ये ऋषियों का काम था। तो पहले हुआ पांडुलिपियों का काम, जी। फिर वनस्पतियों के ऊपर ढूंढने का काम, तीसरा बॉटनी और टैक्सोनॉमी के हिसाब से बॉटनी का जो काम शुरू किया था लीनियस ने शुरू किया, और वेंथम हुकर को पढ़ाया जाता है। वेंथम हुकर के बाद में भारत में वनस्पतियों को लेकर के कोई काम क्यों नहीं किया किसी ने? हमने रिसर्च क्यों नहीं किया? हम विदेशी रिसर्चर के रिसर्च की हुई चीजों को हम पढ़ा रहे हैं, हम विडंबना उस है। पर काम कर रहे हैं। एक आया था वेंथम हुकर। जी। वेंथम हुकर ने जो काम करने के बाद में आज कुछ हमारे पास कुछ है नहीं। तो मुझे लगा जब ये लोग काम कर करके दुई नाम पद्धति उसने बना दिया, बॉटनी का नामकरण उसने बना दिया, बनाने के बाद में हमारे पास कुछ भी नहीं। जब मैं वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के लिए काम कर रहा था, मैंने कहा नहीं, हम नामकरण पद्धति भी संस्कृत में करेंगे, ओके। बॉटनी की तरह से हम अलग तरह से बनाएंगे, पूरी टैक्सोनॉमी, पूरा नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन हम करेंगे। हमने कर डाला, और पूरी धरती के पौधों के नाम हमने संस्कृत भाषा में भी नामकरण कर दिए, और पूरा मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर 6.5 लाख नाम बनते हैं लगभग, नेम और सिनोनिम को मिला करके हमने उन नामों को समेट दिया। टोटल शब्द यदि आप बात करेंगे 30,000 शब्दों में। ये संस्कृत का सामर्थ्य है, ये हमारे शास्त्रों का सामर्थ्य है। इसी तरह से जितने भी जो औषधीय पौधे थे, कैनवास पेंटिंग्स, लाइन ड्राइंग, हमने अपने आप किया उसके ऊपर, एक-एक पौधे को लेकर के। क्योंकि विदेश का एक बॉटनिस्ट था जिसने बीएसआई की स्थापना करी थी, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, हुँ। भारत में जिसने स्थापना करी थी, उसने कुछ कैनवास पेंटिंग्स वगैरह बनाए थे, लाइन ड्राइंग बनाई थी। तो हमें लगा कि वो जब 7 समुंदर दूर से आकर के वो काम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम वहाँ जाके क्यों तो नहीं कर हमने नहीं, हम अपने देश में अपनी क्यों नहीं जगह कर पे क्यों सकते? नहीं कर सकते? हमने 32,000 पौधों की कैनवास पेंटिंग्स करी। करीबन 35 33 से 34,000 पौधों की हमने लाइन ड्राइंग बनाई। 65,000 पौधों के ऊपर हमने काम किया, और आज आप देखेंगे मेरे म्यूज़ियम में हमारे पास इतनी कैनवास पेंटिंग है, एक साइज़ का है 3 फीट और 2.5 फीट। तो आप सोचिए कि 32,000 को लाइन में बिछाएँगे तो कई किलोमीटर बनेगा। सच। इतना हमने काम किया। तो इस तरह से औषधि के लिए, पेड़-पौधों के लिए, वनस्पतियों के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम सतही लेवल पर काम कर देंगे तो काम हो जाएगा, एक बेईमानी की बात है। इसके अलावा हमने फिर रिसर्च लैब की बात आप कह रहे थे। रिसर्च लैब में छोटे-छोटे लैब हैं, छोटे-छोटे इक्विपमेंट्स हैं, वो भी दिखाने के लिए, करने के लिए नहीं है। क्योंकि दुर्भाग्य से जो आयुर्वेद की पढ़ाई है, आयुर्वेद से वैद्य तो बनते हैं, साइंटिस्ट नहीं बनते हैं। हुँ। और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो विधा के साइंटिस्ट हैं, उनको आयुर्वेद पर भरोसा नहीं है। ये तो भगवान ने कृपा करी, हमने साइंटिस्ट को जोड़ना शुरू किया, जो अच्छे-अच्छे फार्मा कंपनियों में थे, जी। विदेशों में थे, बड़े-बड़े पोस्ट में थे, उनको हमने रिक्वेस्ट कर के जो बड़ी फार्मा कंपनियों में ड्रग डिस्कवरी के लिए जो काम होता है, जो स्टैंडर्ड अपनाए जाते हैं, जो पैरामीटर्स अपनाए जाते हैं, हमने कहा हम वही करेंगे। हमने अपने यहाँ पूरा इन विवो, इन विट्रो, यानी कि सेल लाइन से लेकर के
एनिमल तक के लिए, एनिमल के भी अनेक मॉडल के लिए। और रियल वर्ल्ड एविडेंसेस तो हमारे पास सही हैं। जी। हमने क्लिनिकल रिसर्च में आज 6-7 एम्स से ज़्यादा, करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जो बड़ी-बड़ी संस्थानें हैं दुनिया की, उनके साथ हमारा क्लिनिकल रिसर्च होता है। कितनों के साथ? 24 से ज़्यादा संस्थाएँ हैं, 6-7 तो एम्स हैं अलग-अलग हमारे। तो उस लेवल पर हम काम कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं होता है, तो सुनी-सुनाई बातों पर किसी के बहकावे में आ जाते हैं। और यहाँ आप रिसर्च में देखोगे, तो हम लोग सी एलिगेंस, एक बहुत सूक्ष्मजीवी छोटा केंचुआ होता है, और ड्रोसोफिला एक छोटी-सी मक्खी होती है, और ज़ेब्रा फिश एक ऐसी मछली होती है, उससे लेकर के सारे एनिमल मॉडल पर हमारे चूहे, खरगोश, इन सारे मॉडल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऋषियों ने पहले ही काम कर रखा था। मैं एक बात और बहुत आपको अच्छी बात बताना चाहता हूँ, जो आप कई बार इस बात को कहते रहते हो कि दुनिया में देखो हमारा जो धर्म था वो विज्ञान सम्मत था, और ऋषि हमारे वो विज्ञान से जुड़े हुए थे। मैं उसी कड़ी में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि जितना भी हम काम कर रहे हैं ना, उसमें जो बड़ा पार्ट है वह रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स रिवर्स फार्माकोलॉजी है वो। हुँ। तो आप कहेंगे रिवर्स फार्माकोलॉजी क्या होता है? बस पूछने ही वाला था। तो वो ये होता है कि आप चंद्रप्रभावटी खाते हो, या चलो आप त्रिफला चूर्ण खाते हो, जी। कोई भी खाता है त्रिफला, आयुर्वेद को जो नाम सुनता है तो त्रिफला पता है। या आप मान लीजिए हरण का खाते हो, आंवला भी खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो सबको पता है कि हरण का चूर्ण खाने से हर रेखा भाई पेट साफ हो जाएगा। ये तो हमारे ऋषियों ने लिख दिया था। पर वो हरण पेट साफ कैसे करता है, ये रिसर्च करते हैं। हरड़ के खाने से पेट साफ होता है, ये तो सारी धरती को पता है। हरड़ को खाने से पेट साफ कैसे होता है, ये हम रिसर्च करते हैं। तो ये रिवर्स फार्माकोलॉजी है। और दूसरी बात, आज इतना सिंथेटिक मेडिसिन वर्ल्ड वालों ने इतना इसको, चिकित्सा विज्ञान को, विधा को इतना षड्यंत्र कर करके उसको विकृत कर दिया है, इतना दहशत पैदा कर दी गई है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर, वो अच्छा डॉक्टर होगा तो आपको थोड़ा सा सांत्वना देगा, पर ज़्यादातर लोग आपको भयभीत करेंगे। अच्छा ऐसा हो गया, अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, निकल तो जाएगा भगवान क्या। हमारे ये परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ दहशत में डाल करके, डरा करके लूट खसोटने की परंपरा नहीं थी। हम तो समाधान देते थे। ये आयुर्वेद की विधा थी, ये हमारी परंपरा थी। तो जब श्रद्धेय स्वामी जी ने जब एलोपैथिक को लेकर के, वो सिंथेटिक मेडिसिन वाले वर्ल्ड को लेकर के जब बात कहनी शुरू कर दी कि ये लूटते हैं, ये एक तरह से लूट पैथी बना रखी है इन्होंने, इन्होंने ये कर रखा है, तो लोगों ने कहा ये तो एलोपैथिक का विरोध कर रहे हैं। और पैथी का विरोध नहीं था, वो पैथी के नाम पर जो लूट था उसका विरोध है। उसका विरोध। तो एक ऐसा परसेप्शन तैयार किया गया, हमको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया, हम पहुंचे। ठीक है, मैं कोर्ट के विषय में भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर पीड़ा तो अंदर से बहुत हो रही थी, सबको पता था, पर षड्यंत्र में कोई ना कोई किसी न किसी रूप में सहभागी जरूर थे। होने के बाद में भी हम कहीं थके नहीं, रुके नहीं, हम लगे रहे। और उसका परिणाम, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी, हम एलोपैथिक का एक बेहतरीन एडवांस हॉस्पिटल हम पतंजलि में बनाएंगे। और आज पतंजलि में इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर का मेरे पास पूरा कैथ लैब है, आपका ओपन हार्ट सर्जरी तक का, ब्रेन की सर्जरी के लिए, और आपकी किडनी के लिए, लीवर के लिए, हर चीज़ के लिए जो एक एडवांस हॉस्पिटल होना चाहिए, जहाँ पर एमआरआई, सीटी, कैथ सब कुछ अवेलेबल है। और टॉप लेवल के दुनिया के 20-25 डॉक्टर्स हमारे पास हैं जो काम कर रहे हैं। सहयोगी डॉक्टर वो तो करीब 100 से 150 लोग काम कर रहे हैं, वो हमने खड़ा कर दिया। और आज मेरे को, आपको अभी तो हमने विधिवत उसका उद्घाटन भी नहीं करा हॉस्पिटल का, अभी भी जब शुरू कर रखा है ना, बहुत दूर-दूर से रोगी आते हैं। दिल्ली से रोगी हरिद्वार में चिकित्सा करने के लिए आते हैं, एलोपैथिक के लिए। आयुर्वेद और योग का तो आपको समझ में आता है, एलोपैथिक करने के लिए भी आप कहेंगे जी पतंजलि में आने लगे, मैं कहा हाँ, दिल्ली से भी पेशेंट आ रहे हैं रिपीट। बोले, मैंने कहा क्यों? बोले जी हम वहाँ जा कर के आईसीयू में और उसमें भर्ती हो जाते हैं क्रिटिकल केयर में, हमारा तो जी एक-एक दिन में जो है ना हज़ारों लाखों रुपए का बिल बन जाता है। यहाँ 7-8 दिन भी रखने के बाद में हमारा 40-50 हज़ार रुपए का बिल भी नहीं बनता। तो वो हम दिखाना चाहते थे कि चिकित्सा करिए, लूट-पाट मत मचाइए। जो अच्छे चिकित्सक हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, करना भी चाहिए। वो वास्तव में वह देवदूत हैं, हमारे लिए भगवान हैं, उनकी पूजा भी करनी चाहिए। परंतु उनको भी पीड़ा होती है, पर उनकी आवाज़ गूँजती नहीं, लोगों तक वो पहुँचा पाते नहीं हैं। पर कहीं न कहीं उनके मन को
कसोट करके, जैसे कहते हैं ना, मन को मार करके वो लोग भी जी रहे हैं। हम तो उनकी आवाज़ बन रहे हैं, तो वो काम भी पतंजलि कर रहा है। तो यानी हमारी जो ऋषियों की परंपरा है, जो योग है, आयुर्वेद है, उसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में स्थापित ही करना काम नहीं, अपितु प्रामाणिकता के साथ में उस विधा को लोगों के बीच में लाना, और बाकी पद्धतियों और पैथी में भी जो एक तरह से आडंबर है, वहाँ पर भी एक तरह से, जैसे कहते हैं ना हम, धर्म के नाम पर पाखंड, वहाँ पर मेडिकल चिकित्सा के नाम पर भी पाखंड है, वहाँ पर भी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को भी तोड़ने का काम, और आज मैं आपके माध्यम से पहली बार इस बात को कह रहा हूँ कि योग और आयुर्वेद को दुनिया में पहुँचाने का काम, घर-घर तक पहुँचाने का काम, जन-जन तक पहुँचाने का काम पतंजलि के माध्यम से, श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से हुआ है। इसी तरह से इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम, उसका एक आदर्श मॉडल अभी हम एसओपी बना रहे हैं। आप रोगी हैं, तो आपका अधिकार है कि दुनिया की जो सर्वोत्तम पद्धति है, उस पद्धति का लाभ आपको मिले। जी। तो आपको प्राइमरी प्रिवेंशन से लेकर के, प्राइमरी क्योर से लेके, सेकेंडरी से लेकर के एक्यूट मैनेजमेंट तक हम उसका एसओपी तैयार कर रहे हैं कि कितना योग चाहिए, कितना नेचुरोपैथी चाहिए, कितना आयुर्वेद चाहिए, कितनी एलोपैथिक चाहिए। सबका मिश्रण। सबका मिश्रण, और जहाँ वो तब हो सकता है जब आपके पास एडवांस योग हो, तब हो सकता है जब आपके पास एडवांस नेचुरोपैथी हो, ये तब हो सकता है आपके पास एडवांस आयुर्वेद हो, ये तब हो सकता है जब आपके पास एडवांस एलोपैथिक हो। तो आपने हार्ट, किडनी, लीवर, स्किन ये सब तो बोला कि हाँ, हमने सब सेटअप कर लिया है। और साथ में आपने रिवर्स इंजीनियरिंग की बात की। ये आपने हेयर के लिए भी कुछ किया है कि रिवर्स एजिंग कैसे हो मेरे जैसे व्यक्ति की? क्योंकि अगर मैं दाढ़ी-वाढ़ी हटा के अगर वैसा हो जाऊँ, तो पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर में आपकी जगह मैं भी रह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग एक जैसे दिखने लग जाएँगे। ये जैसे सब नहीं हटा के। दिखते वैसे लगते भी भाई हो। भाई लगते हैं ना, इसलिए मैं भैया ही बोल रहा हूँ आपको। तो ये इसका इसका रिवर्स इंजीनियरिंग का ऐसा क्या है, किया? मैं आपको बताऊँ, ये जो मेरे हैं ना, जी। ये मैंने कुछ लगा नहीं रखा है, हुँ। और आपसे मैं बड़ा हूँ शायद आप थोड़ा। मुझसे डेफ़िनिटली बड़े हैं। कितने साल हो गए आपकी आयु? बता तो आज तो। मैं 42 साल का हूँ और आप तुम 600 साल के। वो आप 42 के हो ना, मैं हूँ आपसे 42 के, तो 53 का 11 साल बड़ा तो हो ही गया। 11 साल। 53 पूरा होने वाला हूँ अभी। तो 11 साल बड़ा हूँ, तो 53 साल में कोई बुरे थोड़े, क्यों भाई हो? अच्छा मैं तो बताऊँ, अक्षय भाई, मैं बड़ा, मेरे को विचित्र लगता है कई बार, मैं पूछता हूँ ना, आप तो खैर बहुत अच्छे, भगवान की दया से स्मार्ट हो, देखने में भी अच्छे आई लव लगते यू हो। टू। हाँ, तो बाकी कई लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? तो बताते जी मैं तो 42 साल का हूँ जी, 40 साल का हूँ। जब मैं देखता हूँ बिल्कुल उनके शरीर को, ऐसा लगता है 60-70 साल के बुजुर्ग से मिल रहा हूँ। तब मेरे को दहशत होने लगती है। मैंने कहा मैं तो इतना बड़ा हो गया, ये तो ये अब से ऐसा है, तो सावधान होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा-सा ध्यान रखिए, ज़रूरी है। देखिए, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, बीमार हो करके औषधि सेवन करना मजबूरी है, और बीमार ना हो इसका उपाय करना, यह बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता है। तो हमें बुद्धिमत्ता का अनुसरण करना चाहिए, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आपने बात करी थी अपने बालों के लिए। हाँ, मतलब थोड़े मेरे से बाल अगर बदलाव। छोटे और काले हो जाएँ हाँ, और दाढ़ी-मूँछ मैं हटा दूँ, हाँ, हाँ। तो पतंजलि के सारे बोर्ड्स में मैं आपके बगल में या आपकी जगह खड़ा हो सकता हूँ नहीं, ब्रांड। रह जाओ ना, मैं तो चाह रहा हूँ, मैं तो पहाड़ पे ही चढ़ने वाला हूँ अभी, सीट बहुत खाली करने वाला हूँ आपके लिए, आ जाओ। एक और एंडोर्समेंट मिल गया हमें। तो इसके लिए थोड़ा-सा प्राणायाम आप बढ़ा दो, जी। आँवला एलोवेरा का जूस पी लो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखोगे, हमारे पास तो कुछ ऐसे-ऐसे लोग आते हैं, कभी-कभी तो हमें ही ताज्जुब होता है। एक अभी सज्जन आए, 80 साल के आयु के बुजुर्ग, जी। भाई साहब दोबारा बाल काले हो गए। सही में? हाँ, बाल काले हो गए ही नहीं, बाल काले भी फिर भी आपको लगे कि ये तो हो सकता है। कुछ तो ऐसे आ गए जिनके दाँत जबाड़े दोबारा आ गए, तो हम ही ताज्जुब कर लेते हैं कि हो कैसे रहा है? तो योग से वो हो सकता है जो आपकी कल्पना में नहीं है, आपकी सोच में नहीं है। क्योंकि ये मत सोचिए कि योग करते समय कि ये बाबा रामदेव का या आचार्य बालकृष्ण का पतंजलि, योग ऋषियों की देन है, ऋषियों की विधा है, आप करिए तो परिणाम मिलेगा। और मैं उसको ऐसा मानता हूँ कि जितना आपको भगवान ने रिवर्स कर देना होगा ना, उतना तो 100% करेगा। यदि होना ही नहीं होगा, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि एक का हुआ, तो सबका। सबका क्यों नहीं हुआ? परंतु हम ये ज़रूर कह सकते हैं, होगा तो योग से ही होगा, अन्यथा किसी चीज़ से नहीं होगा। नहीं, ये बात सही है आचार्य जी ने जो बोला कि ये पद्धति आप बाबा रामदेव या आचार्य बालकृष्ण या पतंजलि से मत जोड़िए। ये ऋषि मुनियों का दिया हुआ है। हम लोगों ने सबने स्कूल कॉलेज में रेसेस किए ना, बैटन रेस, कि एक 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 छोटा-सा रॉड लेके एक दौड़ रहा है और वो जाके आगे वाले को रॉड देगा और फिर वो तेज़ी से दौड़ेगा। तो
आचार्य जी हैं, बाबा रामदेव हैं, पतंजलि जो है ना, वो अभी का बैटन होल्डर है। तो उसको इस चीज़ से जोड़ के आप सिर्फ़ इसलिए ना करें इन चीज़ों को, क्योंकि अरे नहीं ये तो इनका है, ऐसा नहीं। ये आपके पूर्वजों का है, हमारे पूर्वजों का है। ये जितना इनका है उतना आपका भी है। तो इनसे सीखा जा सकता है, वो बैटन लेके आप खुद भी आगे दौड़ सकते हैं। आचार्य जी, आपने कहा कि मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद का संगम होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आप 1-2 ऐसे उदाहरण देके बताएँ जो पतंजलि ने आयुर्वेद को और मॉडर्न साइंस को एक साथ ला के कुछ प्रोडक्ट्स बनाया या बनाने की राह। नहीं, हम बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, जी। बहुत अच्छा उदाहरण है। हम एक आयुर्वेद के ढंग से एक औषधि बनाते थे, उसका नाम था सर्वकल्प क्वाथ। सर्वकल्प क्वाथ के अंदर में 3 ही चीज़ होती हैं, अभी भी हैं, जी। कोई भी आप बाज़ार से लेकर के आप प्रयोग कर सकते हैं। भूमि आंवला, पुनर्नवा और उसके अंदर जो है हम लोगों ने भूमि आंवला, पुनर्नवा और अपना मकोई, जिसको काकमाची भी बोलते हैं, 3 द्रव्यों से हमने बनाया था, जिसका नाम था सर्वकल्प क्वाथ। तीनों ही द्रव्य शोथ को हरण करने वाले हैं, लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए और जो अलग-अलग तरह के जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, उनको दूर करने में वो बहुत अच्छी थी, इन्फ्लुएंस को दूर करती थी। तो हमने बनाया, वो बहुत काम करती थी। करते-करते क्या हुआ कि एक अमेरिका में बड़े डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर ने कहा कि हम हमारी बीवी को लीवर में बहुत प्रॉब्लम है, आप कुछ दवाइयाँ दे दीजिए, पर ये काढ़े-कूढ़े नहीं पीती है। तो हमने कहा को नहीं पीती हैं तो कोई बात नहीं। उसी को ही हमने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके पाउडर बनाया, पाउडर बना के हमने टैबलेट्स बनाया, उनको दे दिया, उनको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले। फिर हमने उसी को ही अपने लैब के अंदर हमने पूरे जितना इन विवो, इन विट्रो सारे ट्रायल्स अभी तक करीबन हमारे लगभग उसका हमने नाम धरा लिवोग्रिट। तो लिवोग्रिट के ऊपर करीबन अभी तक 18 से 20 इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में पेपर पब्लिश हो चुके हैं। हुँ। यानी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से मॉडर्न रिसर्च के पैरामीटर्स के अंदर उसी काढ़े का 18 से 20 पेपर छप चुके हैं हाई इम्पैक्ट रिसर्च जर्नल में, 4, 5, 6, 7 इम्पैक्ट फैक्टर में वो छप चुके हैं। और काढ़ा वही है, आज भी पतंजलि में सर्वकल्प क्वाथ भी मिलता है, लिवोग्रेड भी मिलता है। और कई बार जब ज़्यादा काम करने के लिए होता है, हम कहते हैं कि सर्वकल्प का काढ़ा पियो, उसमें लिवोग्रेड की गोली खाओ, तो गोली के रूप में लिवोग्रेड है। जो आपने कहा कि मॉडर्न से रिसर्च के जो मॉडर्न एवरी, क्योंकि सारे रिसर्च पैरामीटर्स मॉडर्न हैं, पर हमने देखा जो लिवोग्रिड है फैटी लीवर में, लिवर सिरोसिस में, शराब पीने वालों का लीवर उसमें, तो हर तरह के लीवर के अंदर हमने देखा कि वो इफेक्टिव है। हुँ। तो आज मापन करने के लिए हम ठीक है, यद्यपि नाड़ी विद्या बहुत बड़ी विद्या है, हमारे नाड़ी परीक्षण आदि की विधाएं पहले रही आयुर्वेद में। यद्यपि मूत्र परीक्षण वगैरह, नाड़ी परीक्षण, जिह्वा परीक्षण, नेत्र परीक्षण, सब परीक्षण होते थे। पर आज क्योंकि जब तक आप आयुर्वेद को भी हम पैथोलॉजिकल लैब ना हो बढ़िया, क्योंकि हम आप मान लीजिए मैंने आपकी नाड़ी देखी, आपकी चिकित्सा कर दी, आपको कोई कितने भी कोई खतरनाक बीमारी भी क्यों ना रही हो, जी। तो आप ठीक हो जाएँगे और आप कहेंगे जी ऐसे ही मैं तो ठीक हो गया, मैं तो इस बीमारी से ग्रसित था। पर आपका विश्वसनीय व्यक्ति भी नहीं मानेगा, सोचेगा ये वैद्य के ऊपर विश्वास करता है, हुँ। जाके खाया होगा, इसके पास तो कोई प्रमाण है नहीं कि इसको ये बीमारी थी। तो ज़रूरी है कि वो पैथोलॉजिकल लैब, तो पैथोलॉजिकल परीक्षण तो मॉडर्न होएगा वो। मॉडर्न परीक्षण से आपको पता चला कि आपकी लीवर खराब है, किडनी खराब है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, पर औषधि से खाया, तो आयुर्वेद खा कर के ठीक हो गए, तो आपका प्री पोस्ट आपके पास मेडिकल रिपोर्ट होने से तो ये सिद्ध हुआ कि यानी मॉडर्न से हमने पैथोलॉजी परीक्षण किया और औषधि में हमने योग आयुर्वेद से चिकित्सा करी। यह परंपरा करने वाली भी पतंजलि पहली संस्था है। ये तो हो गया तीसरा, वो औषधि क्या काम करती है, ये करने का काम भी मॉडर्न साइंस के आधार पर हमने लैब में रिसर्च करा। तो इतना ये पर यहाँ प्योरली औषधि हो गई। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी जैसे जो किडनी के पेशेंट हैं या लीवर के जो खतरनाक रोगी हैं, उनमें कई लोग ऐसे होते हैं जैसे डायलिसिस पे होते हैं। हम डायलिसिस तुरंत बंद नहीं कराते, परंतु हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक औषधि है खाइए, हुँ। खाते हो आप डायलिसिस करो। तो धीरे-धीरे डायलिसिस अपने आप कम करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे रोगी हैं, सैकड़ों रोगियों के हमारे पास डेटा है कि जो डायलिसिस इनका बंद हो गया। जैसे बीपी है, किसी को बहुत ज़्यादा कंप्लीटली बंद हो गया। हाँ, हाँ, जैसे बीपी है, किसी को बहुत ज़्यादा बीपी है, कुछ तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, पर किसी-किसी को हम कहते हैं कि आप धीरे-धीरे बीपी की दवाई बंद करना, एकदम बंद मत करना। हुँ। तो ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से। हुँ। हम ये नहीं कहते कि दवाई भी छोड़ दो और बीपी चेक करना बंद कर दो, शुगर चेक करानी बंद कर दो। कुछ-कुछ सन्नाटीपना करते हैं। हम बहुत सावधानी करते हैं और सावधानी ज़रूरी भी है। यदि आपके शरीर में बीमारी है, तो बीमारी को इग्नोर कर देना या रॉन्ग ट्रीटमेंट लेना बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है।
इग्नोर नहीं करना आपको। यदि आपको शुगर है तो शुगर चेक कराते रहना होगा, बीपी है तो बीपी चेक कराते रहना होगा आपको। परंतु शिफ्ट करते हैं आप, तो यदि किसी वैद्य के निरीक्षण में हमारे वेलनेस सेंटर वगैरह में आते हैं, महाराज श्री तो जिसकी 60-60 यूनिट इंसुलिन चल रही, टाइप 1 डायबिटीज, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी इंसुलिन खत्म हो जाती है, छूट जाती है, ठीक हो जाते हैं। परंतु यदि आपको शुगर ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि यदि एलोपैथी का कुछ ले रहे हो, तो एकदम बंद मत करना। डोज धीरे-धीरे कम। डोज़ कम करो, शुगर चेक कराते रहो, जितने लेवल पर आपका शुगर कंट्रोल रहने लगे, उस हिसाब से बंद कर दो। तो ये सावधानीपूर्वक संपूर्ण चिकित्सा का उपाय है। आपने कहा ना कि इंटीग्रेशन, जी। क्योंकि देखिए एलोपैथी की एक विशेषता क्या है? एलोपैथी की एक विशेषता है एक्यूट मैनेजमेंट। वो हम लोग अभी उस लेवल पर नहीं कर सकते। किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड पे पड़ा हुआ है, तड़फ रहा है, तो उसको मैं लेकर के जाऊँगा, तो उसको उठा करके मेरे को एक्यूट मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। उसके लिए मॉडर्न सिस्टम को अपनाना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ लगानी ही पड़ेंगी, एनेस्थीसिया देना ही पड़ेगा। सर्जरी भी यद्यपि आयुर्वेद की विधा है, वो हमारे सुश्रुत ऋषि की ही देन है। पर ऋषि के देन होने के बाद में भी आज उस पद्धति को अच्छा, यद्यपि मैं सर्जरी को पैथी नहीं मानता हूँ। सर्जरी कोई पद्धति नहीं है, सर्जरी सिर्फ़ एक स्किल है। वो कोई भी प्राप्त कर सकता है, आयुर्वेद वाला भी कर सकता है, एलोपैथिक वाला भी कर सकता है। और जहाँ तक रही कि मेडिसिन, मेडिसिन भी यदि आप गहराई में जाकर के देखोगे, तो पैथी नहीं है। आप यहाँ पर जब तक हमारे हाथ में है ना, तब तक पैथी है। हरी गोली आयुर्वेद है, नीली गोली एलोपैथिक है, सफ़ेद गोली होम्योपैथिक है। हाथ में है ना, जब ये यहाँ से अंदर चला गया ना, तो पैथी काम नहीं करती, फिर बायोकेमिस्ट्री काम करती है। सच। जो उस औषधीय तत्व है उसके अंदर, उस पदार्थ के अंदर में, वह काम करता है। तो ये पैथियों में बटा हुआ जो संसार है, पैथियों का जो आग्रह है, उनसे परे करके कि जो सही उपचार है, सस्ता उपचार है, जो प्रकृति का अनुकूल उपचार है, जो बिना डॉक्टर के सहयोग के होने वाला उपचार है, जो परमानेंट उपचार है, वो कराने का काम भी पतंजलि कर रहा है और पतंजलि इसको विश्व स्तर पर स्थापित करेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। भैया मॉडर्न साइंस का दृष्टिकोण हमेशा ये होता है कि सिम्पटम हटाओ, बीमारी को, डिज़ीज़ को कंट्रोल करो। और जितनी मेरी समझ है कि आयुर्वेद का काम ये है कि उसको जड़ से ख़त्म करो। उसका सिम्पटम हटाने की कोशिश मत करो, उसको मूल से समाप्त करने की कोशिश करो, उसको जड़ से हटाओ। इस फ़र्क को बताएँ कि एक आम आदमी इन दोनों फ़र्क को कैसे समझे कि मॉडर्न साइंस बोलता है कि सिम्पटम दबाओ, इसीलिए हम हमेशा देखते हैं कि बीमारी एक लग गई तो उस पे सिर्फ़ दवाई खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। जबकि आयुर्वेद का कोशिश ये रहता है कि इसको जड़ से, मूल से ख़त्म कर दिया जाए। इसको समझने के लिए ना हमको ये समझना होगा, आयुर्वेद कभी भी औषधि खाने की बात नहीं करता है। हम जब ये दोष हम तब कर लेते हैं, जब हम समझने लग जाते हैं कि आयुर्वेद का मतलब भी जैसे एलोपैथी की गोली बटी चूर्ण की तरह से यहाँ पर भी गोली है, बटियाँ हैं, चूर्ण है, पाक है, अवले है, बनी हुई बोतल बंद शीशियाँ हैं, दवाइयाँ हैं टाइप। आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से रोग प्रशमनम, कि जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ ही रहने देना। यानी जो प्रिवेंशन बेटर बेटर देन क्योर, जो आप प्रिवेंशन। कहते हैं कि प्रिवेंशन जो है वो रोग होने से बेहतर है, तो वह उपाय आयुर्वेद करता है। एलोपैथिक तो जीवन पद्धति की बात नहीं करता है ना, वो रोगी होने के बाद ठीक हो, मतलब उपाय करने की, दबाने की, जी। उपचार की बात करता है। तो हम शुरू से शोधन की बात करते हैं। रोग हुआ तो किन कारणों से हुआ, कारणों पर जाइए। इसीलिए आयुर्वेद में बहुत जो सुंदर सिद्धांत है, त्रिदोष सिद्धांत, पंचमहाभूत का सिद्धांत, सप्त धातुओं का सिद्धांत, ये मूल में जाता है, जिससे इस देह का निर्माण हुआ है। उन्हीं तत्वों से तो बाकी ऑर्गन्स भी बने हैं ना। जी। तो हम सूक्ष्मता की ओर जाते हैं। हमारी संस्कृति यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस संस्कृति में बिलीव करते हैं ना हम लोग। जो इस पूरा भौतिक जगत स्थूल रूप में दिखता है, वही हम। वही ये सूक्ष्म देह में दिखता है। जो पानी का प्रतिशत धरती में है, उतना ही देह में है। जिस तरह की बाहर धरती के अंदर वातावरण है, वही शरीर में है। तो जो हर तरह की चीज़ों को यदि आप देखेंगे, तो आप पाएँगे कि जो शुद्धि की बात है, शोधन की बात है, इसलिए शोधन की चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा है। इसलिए उपवास करना, शोधन करना, पथ्य की जो बात है कि पथ्य सति किमौषधम निषेवणे, अपथ्य सति गदार्थस्य किमौषध निषेवणे, यानी कि पथ्य सति गदार्थस्य किमौषध निषेवणे, कि यदि आप उचित आहार विहार करते हो, पथ्य करते हो, तो दवाई की क्या ज़रूरत है?
अपथ्य सति गदार्थ से किम औषधनि सेवने, यदि आप परहेज नहीं करते हो तो दवाई की क्या जरूरत है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत आनंददायक ये वार्ता है। और ऋषि कहते हैं परहेज करोगे तो परहेज से ठीक हो जाओगे, शायद दवाई की जरूरत ना पड़े। परहेज नहीं करोगे, कुछ खा करके भी ठीक नहीं होगे, इसलिए शायद दवाई की जरूरत ना पड़े। तो हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षा, स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना, यही हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है। इसी के लिए सारे उपाय हैं, पर एलोपैथिक में ऐसा नहीं है। इसीलिए मूलतः सिद्धांततः इसमें भेद है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इमरजेंसी के लिए, एक्यूट मैनेजमेंट के लिए एलोपैथी, क्योंकि वहां पर रोगों को समूल नहीं समाप्त करना है, और रोग नहीं है, वो अवस्था है। तो एलोपैथिक अवस्था के लिए ठीक है, आयुर्वेद रोग के लिए ठीक है। रोग के लिए ठीक है। यह हमको दुनिया को बताना पड़ेगा। अवस्था क्या है? एकदम दर्द हुआ, एक अवस्था है। उस समय पर दर्द को रिलीफ करने के लिए हो सकता है एलोपैथिक का कोई उपाय ले लें, एक परंतु पेन जो किलर। कारण है उसको खत्म करने के लिए तो आयुर्वेद ही लेनी पड़ेगी। आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, चोट खा गए, वो अवस्था है। तो ब्लड को रुकने के लिए तो एलोपैथिक लेने पड़ जाए, पर देह में रक्त बने, इसके लिए तो आयुर्वेद उपाय ही करने पड़ेगी। मुझे देह में रक्त बनाना है, मुझे चोट लगी है अभी। हाँ, आपको आपने चोट खाई है तो रक्त तो हम बढ़ा देंगे ये निश्चित। तो एक ही है दिखने वाली। जी, अंदर के अंत, हाँ, ये जो आपने बात कही, ये बहुत गहरी बात कही आपने, सहज रूप में ही। जो हमारी मानसिक की जो अवस्थाएं हैं, व्याधियां हैं, उनको भी एलोपैथिक के अंदर जो मानसिक रोग हैं या मनोगत जो अवस्थाएं हैं, उनके निराकरण के लिए ऐसा कोई उपाय नहीं है, और धरती में ऐसी कोई औषधि कभी बन भी नहीं सकती है। हम ठीक है विविध तरह के हार्मोन्स को खा करके, विविध तरह के बाकी चीज़ों को खा करके थोड़ी देर के लिए नशे में, थोड़ी देर के लिए अवचेतनता की स्थिति में चले जाएं, परंतु उस भाव स्थिति को प्राप्त करने के लिए तो मन की प्रसन्नता, अंतर की आनंद, और इन जो बाह्य परिस्थितियों को सामना करने का सामर्थ्य, ये तो उस योग विधा में, आयुर्वेदा में वर्णन है। इसीलिए जब दुनिया दुनिया से थक जाती है ना, तो हम कहते हैं ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योग करो। तो जब दुनिया की ठोकरें खाने से पहले कर लें, तो ठोकरें भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ नहीं सकती है। बिगाड़ सकते। ये बात सही है। और दूसरी बात, ध्यान शब्द के लिए हम ध्यान से सुने, तो हमारे यहाँ तो रचा बसा हुआ शब्द है, जो बिल्कुल गाँव की जो शब्द ज्ञान शून्य है, अक्षर ज्ञान शून्य माता है, वो भी अपने बच्चे को कहती है जब घर से निकलता है, बेटा ध्यान से जा, ध्यान रखना। बेटा अपना ध्यान रखना। तो ये बहुत गहरी बात है। हाँ, बचपन से हर घर में होता है कि अगर बच्चा ध्यान से इधर उधर देख रहा है तो बच्चों को तो बस, माता पिता बोलते हैं कि ध्यान किधर है तुम्हारा, हाँ, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो। तो तो फिर भी ध्यान हम ध्यान नहीं देते हैं। सबने हमको बताया ध्यान से सुनो, ध्यान दो, ध्यान से देखो, ध्यान से चलो, पर हम ऐसे हैं कि ध्यान है कि हम देते नहीं। गिर जाते हैं। इसीलिए गिरते रहते हैं, जिंदगी में गिरते हैं, परिस्थितियों में गिरते हैं, मन से गिरते हैं, और अंदर से फिर सुखी दुखी होते रहते हैं। तो एक चीज को ही हम मान लेते, जो माँ ने सबसे पहले हमको शायद सीख देते समय कहा होगा, पहला शब्द सीख देने के लिए माँ ने यही कहा होगा, बेटा ध्यान से, जरा ध्यान ध्यान से। लगाओ। तो बस जरा ध्यान से, तो सब समाधान वही है। ये बहुत करेक्ट बात थी कि मतलब हम लोग बचपन से शब्द सुन रहे हैं लेकिन उसको इस नज़रिए से मैं खुद भी आज पहली बार देख रहा हूँ कि हाँ, ये तो मतलब रचा बसा है, अनपढ़ हो, अमीर हो, हर घर में ये एक शब्द तो होता ही होता है। भैया आपने अभी अभी तक के पूरे हमारे डिस्कशन में 2 बातें बोली। एक जो कुछ लोगों ने वो मैगी पे जो वीडियो बनाया और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के सामने जो षड्यंत्र रचा गया। आपने बोला पीड़ा तो हुई। पीड़ा तो होना स्वाभाविक सी बात है। आपको गुस्सा आता है और आता है तो आखिरी बार कब आया था? बिल्कुल ऐसा रौद्र रूप वाला गुस्सा। और किस उसको, बात पे आया था? हाँ, अगर हाँ, बता सकें तो? नहीं बता तो सकता हूँ। एक सबको पता है, जो मेरे साथ में जो काम करते हैं, या मेरे आसपास में जिनसे मैं रिपोर्ट लेता हूँ, उन सबको पता है कि आचार्य जी जो है, वो ऐसे तो वो लोग तो कहते हैं गुस्सा करते हैं। वस्तुतः कार्य को लेने के लिए थोड़ा-सा आपको ऊँची आवाज़ में या थोड़ा-सा कड़क। कड़क तो करना पड़ता है। पर मेरे को जो अच्छी बात है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल होकर के नहीं करता। तो इसलिए उसको
उस स्थिति को मन्यु कहा जाता है शास्त्र में। क्रोध और मन्यु ये 2 शब्द होते हैं। क्रोध वो होता है जहाँ आप आवेग में बहुत कुछ नुकसान कर जाते हैं, अपना भी, दूसरे का भी। तोड़-फोड़ मचाएँगे, सामान उठाएँगे, फेंकेंगे, किसी को पीटेंगे, छेदेंगे, कोई गोलियाँ चला लेगा, कोई किसी की हत्या भी कर देगा, तो क्रोध है। मन्यु वो है कि सामने वाला बैठा हुआ है, आप अपने रिश्तों को भी ख़त्म नहीं हो रहे, आप उसको टूटने भी नहीं दे रहे हो, उसको धमका भी रहे हो और आपको बोध भी है कि मेरे को कितना धमकाना है, वो मन्यु होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से वो कई बार ज़रूरी भी होता है। हाँ, कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। वो मेरे को बाद में रियलाइज़ होता है कि फिर मैं पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए हम बैठे बात करें, कोई आया, जैसे बैठे होते हैं लोग, वो मेरे को कई बार लोग देखते हैं, जो जानने वाले जानते हैं, उनको मज़ा भी आता है। जैसे बैठे होते हैं, तो बैठे हैं, कोई आया, तो मैं थोड़ा उसको सुना दिया। हँस रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सुना के भेज दिया। वो बेचारा थोड़ा-सा होके गया, फिर मैं पूछता हूँ, कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहा ना? ठीक ही कर रहा ना? मतलब अपने होशो-हवास में एक मेन्यू के तहत एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ठीक है, पर वह मर्यादित हो, ये ज़रूरी है। और वैसा वाला जो क्रोध है, जहाँ मैं ये कहूँ कि हमने अपना भी नुकसान करा और बाकियों का भी नुकसान किया उस आपा हिसाब करने से, वाला क्रोध नहीं आया। उस तरह का नहीं, उसका मुझे कोई स्मरण भी नहीं है और भगवान की दया से उससे थोड़ा मुक्त ही हूँ मैं। हम जैसे लोग जो आम लोग हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग खाली वक़्त में ना कुछ चीज़ें हमने ढूँढ रखी हैं टाइम पास के लिए। मैंने आपके भी पास ढूँढ रखा है, आपके समय है टाइम मेरे पास पास करने तो के लिए? बहुत समय है। क्या करने के लिए? मैं तो ऐसा बैठा रहता हूँ, लोगों को लगता है बस सबसे ज़्यादा खाली तो मैं ही बैठा रहता हूँ। तो आप कभी वीडियो गेम खेले? मैं मैं तो जब वीडियो गेम में तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। नहीं खेले कभी? नहीं, नहीं, नहीं। बहुत ज़रूरी चीज़ आप मिस कर रहे हैं जीवन में। और चलो कुछ तो छूट जाना ही अच्छा है। अगले जीवन मैं करता हूँ, देखो, जब भी मेरे को फुर्सत होती है या नहीं हो तो भी निकल के मैं पहाड़ों में, जंगलों में, नदी नालों, झरनों में, ज़्यादातर सबको पता होता है जो हमसे जुड़े हुए हैं, या तो आचार्य जी ऑफिस में होंगे या ज़रूरी काम से कहीं कोई बहुत ज़रूरी कार्यक्रम में होंगे, और यदि उतनी स्थिति से बचे हुए हैं तो या तो खेतों में मिलूँगा, या तो गौशाला में मिलूँगा, या तो जंगल में मिलूँगा। तो तो आप मेरे लिए तो वो एंटरटेनमेंट का सबसे बढ़िया साधन है। तो मैं तो, मेरे साथ तो कई लोग हैं, बोले आशा जी जंगल चलेंगे, आपको मन करे चलना, एक बार चलोगे दोबारा मैं नहीं कह सकता आप चलोगे कि नहीं चलोगे, चलोगे कि नहीं चलो क्योंकि हमको अच्छा लगता है बिल्कुल। जैसे ना वहाँ जब थक कर के चूर हो जाओ आप, चलते-चलते आपके हाथ-पैर दुखने लग जाएँ, दिमाग सोचना बंद कर दें, तो उससे बेहतर और कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ मन को, एक वो भी ध्यान है, मन को शांत करने का एक उपाय है। जब आप सामर्थ्य से अधिक श्रम करते हैं ना, दिमाग, मन सब कुछ शांत हो जाता है। तो जब आपका मन अशांत हो ना, तो ये जो बाकी साधन है ना जो एंटरटेनमेंट करने के, वो आपके मन को, मस्तिष्क को कुंद करते हैं, वो क्षमताओं को हरण करते हैं। और जब प्रकृति के साथ आप पूरी ताकत लगाते हो ना, आपकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। तो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करते? हाँ, इंस्टाग्राम का मैं देखता हूँ कभी-कभी। यूट्यूब देखो, मैं आपको बता दूँ तो आप थोड़ा-सा बड़ी बात हो जाएगी। मैंने थोड़ा-थोड़ा कई बार क्या ना, वो जैसे देखते हैं ना अपना इंस्टाग्राम की आप बात कर रहे हैं, फ़ेसबुक के या यूट्यूब के, वो आजकल शॉर्ट वीडियो की। जी। एक बार मेरे को थोड़ी आदत, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगने लगा, मैं देखते-देखते देखते कुछ पहुँचता कहीं। हाँ, वो तो तो मेरे चलता रहता समय, मैंने कहा ये तो समय बहुत बर्बादी का कारण है। है। मैं, भगवान की दया से यूट्यूब में मेरे पास शायद 30 लाख से ज़्यादा लोग होंगे, फेसबुक में 71 लाख लोग हैं, और आपका जो है इंस्टा में करीबन 12-13 लाख लोग हैं। तो मेरे मोबाइल पर सिर्फ़ फेसबुक तो है, बाकी सब मैंने डिलीट कर दिए सारे ऐप। लेकिन मतलब आपके अकाउंट्स हैं लेकिन आपने फ़ोन पे नहीं रखा हुआ। नहीं रखा तो मैं देखता भी कम ही हूँ, सुनता भी कम हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि समय, देखो, ज्ञान के लिए हमें चीज़ों को देखना चाहिए, पर बर्बादी का कारण नहीं बनाने चाहिए। हाँ, वो तो बस अंगूठा चलाते जाइए। हाँ, अंगूठा नहीं, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। अंगूठा चलेगा पर खोपड़ी हिलेगी फिर। भैया आपने रिसर्च सिस्टम के बारे में बड़े डिटेल में विस्तार में भी हम लोगों को बताया। लेकिन ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हों या आयुर्वेदिक चीज़ें हों, वो रोज़मर्रा के जीवन में हम लोगों के कैसे काम आ रहा है और कैसे अलग है वो बाकी प्रोडक्ट्स से, जो पतंजलि के आने के पहले हम लोग देखते, सुनते या यूज़ करते थे? बेसिक फ़र्क ये है, बाकी का जो बेस है वो मैक्सिमम सिंथेटिक कंपाउंड्स है।
हमारा बेस है मैक्सिमम हार्बल कंपाउंड। नाम से दुनिया नहीं चलती, काम से दुनिया चलती है। तो हम आयुर्वेद नाम के नहीं, हम आयुर्वेद काम के हैं, काम से हमने किया है। शैम्पू के, साबुन की बात है, साबुन के अंदर हम लोगों ने मैक्सिमम आयुर्वेद के औषधियों को डाला, शैम्पू में डाला, ऑयल में भी, तेल जैसे बालों में लगाने के तेल तक में लोगों ने मिनरल ऑयल के अंदर में एसेंस डाल करके लोगों को खूब डलवाया, बहकाया। हमारे जितने भी तेल हैं, मिनरल ऑयल नहीं है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, हमारा वो बेस है। उसके ऊपर जड़ी बूटियां डाल करके 24-24 घंटे, 48 घंटे पकाया जाता है। तब जड़ी बूटियों का सार उस तेल में आता है, तब जाकर के वो काम करता है। तो इसी तरह से हमने कोई विधा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और पतंजलि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी सारी जितनी बनाने की विधियां हैं, वो परंपरागत विधियों को हम लोगों ने मॉडर्नाइज किया है। जैसे हमको भस्म बनानी है, भस्म बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए, फर्नेस में भी बनाया, उपले में भी बनाया। तो जो गोसे में भस्में बनती हैं वो ज़्यादा लाभकारी होती हैं, तो आज भी हम उपलों में ही भस्म बनाते हैं। जैसे हमारे को च्यवनप्राश की पिट्ठी वगैरह भूनना है, तो उसको पिट्ठी के लिए भी हमको यदि कहीं लकड़ी की आवश्यकता है तो हम लकड़ी ही यूज़ करते हैं। जहाँ बाकी लकड़ी के अलावा गैस में या और चीज़ों में प्रयोग हो सकता है, हम उसको करते हैं। यानी कि आयुर्वेद को आधार बना करके ही हमारी जितने भी औषधियाँ हैं या हमारे उत्पाद हैं, उनको हमने निर्माण किया है। और बाकी लोग जो सिंथेटिक ढंग से, केमिकल के ढंग से, केमिकल में कुछ बूँदें आयुर्वेद डाल देने से वो आयुर्वेद नहीं होती हैं। यही बाकी में और हम में फ़र्क है। सही है। भैया आखिरी सवाल इस सेशन का। एक आम व्यक्ति अगर अपने दैनिक जीवन में ये जो हम चाहते हैं ना कि आयुर्वेद से बीमारी को मिटाओ, जड़ से मिटाओ, ये करना चाहे तो अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे क्या बदलाव करे कि जिसकी बिल्कुल, वजह से उसको कभी साइंटिफिक अप्रोच वाली दवाइयों तक जाने की ज़रूरत नहीं। हालाँकि सबको पड़ती है कहीं। सारी साइंटिफिक अप्रोच की है, सिंथेटिक दवाई कहो ना, हाँ, मैं साइंटिफिक सिंथेटिक ही अप्रोच बोलना क्यों चाहता कहते हूँ। हो? नहीं, मैं सिंथेटिक, हाँ, साइंटिफिक तो हम खुद ही हैं। हाँ। नहीं, वही सिंथेटिक दवाइयों तक या तो ना जाना पड़े या अपने जीवन में जितनी देर से जा पाए जाना पड़े मजबूरी में। हाँ, नहीं जाना पड़ेगा। देखिए एक बात मैं बड़ी बात बता देता हूँ, कई बार मुझे भी स्वयं भी ऐसा लगता है कि जैसे टाइम नहीं मिलता है, हम नहीं करते हैं, दिनचर्या पालन नहीं करते हैं, खाने में ध्यान नहीं होता है, कभी-कभी दिनचर्या गड़बड़ जाती है। तो मन में कभी-कभी लगता है हमको पता तो है ना, ठीक कर लेंगे, अरे हम तो जानते हैं ना। पर मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जानने से नहीं, करने से मिलता है सब कुछ। और इसीलिए अपना जो आहारचर्या है, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, इनका हम पालन करें। सुबह टाइम पर उठें, टाइम पर सोएँ, टाइम पर खाएँ, उचित मात्रा में खाएँ, भूख हो तब खाएँ। और जो चीज़ आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपको पता है कि इसको खाने से मेरे को पेट में गड़बड़ाहट होती है, गैस बनती है, उसको ना खाएँ। ये सब आपको पता है। आपका शरीर, वो आपका दर्पण है, आपको सब कुछ सचेत कर देता है, वो आपको बता देता है। आपको एसिडिटी बन रही है, फिर आप चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ऊपर से नमकीन खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो फिर आप बर्बादी के लिए तैयार रहें। आपके पेट में गैस बन रही है, अफारा हो रहा है, आप फिर भी खाना खाते जा रहे हैं। शरीर को विश्राम भी होने दीजिए, खाली पेट रहिए, क्योंकि लंघनम परमम औषधम। आजकल तो उपवास को लेकर के बड़े-बड़े रिसर्च हो रहे हैं जी। और बड़े-बड़े लोगों ने अलग-अलग तरह के उपवास की विधाओं का आविष्कार किया है। तो ये सब हमारी प्राचीन विधाएँ हैं, हमारे प्राचीन उपाय हैं। तो पहले से ही कम खाइए, कम खाइए और पेट में, शरीर में गड़बड़ लगे तो कुछ भी मत खाइए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम इस चर्चा को, मैं इसको पॉडकास्ट और इंटरव्यू बिल्कुल नहीं कहूँगा। हम इस चर्चा को यहाँ पे विराम देने जा रहे हैं। आज के इस डिस्कशन में आचार्य जी से मैंने कुछ बातें सीखी जो मैं लेके जा रहा हूँ, वो मैं अलग से कहीं पे बताऊँगा। लेकिन ये जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इसमें आप नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इसमें से क्या-क्या लेके जा रहे हैं। जैसे मुझे वो ध्यान वाली बात अब हमेशा ध्यान रहेगी कि बचपन से हम ध्यान की बात कर रहे हैं, बस हम कान से सुन रहे हैं, असल में ध्यान का मतलब समझ नहीं रहे। ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मैं अलग से जॉट डाउन करके अपने किसी और पॉडकास्ट में या इनके ज़िक्र के साथ मैं ज़रूर बोलूँगा। कई बार क्या होता है, आप जब सुनते होते हैं या जब किसी के साथ बात करते होते हैं, तो उस समय आपको चीज़ें रजिस्टर नहीं होती। जब आप बाद में बैठ के सोचते हैं तो आपको कई और चीज़ें, जो बोलते हैं ना लाइन्स बिटवीन द लाइन्स, वो बाद में समझ में आती है। तो जब मुझे सारी लाइन्स बिटवीन द लाइन्स समझ में आएगी, तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मेरे लिए टेक अवे क्या था इस टॉक का।
आपके लिए क्या-क्या टेक अवे है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्योंकि ये पहला है, आखिरी नहीं है। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जैसा कि भैया ने कहा, कम खाइए और गम खाइए। भैया आयुर्वेद, इतने सारे काम, जंगल, गौशाला, नदी, पहाड़, इन सब के बीच में मेरे लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालने के बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी धन्यवाद। मुलाकात बहुत जल्दी फिर होगी। आप आए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।